हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, मैं आपको इस वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 कवर करके दे रहा हूँ। कौन सा मॉक टेस्ट पेपर सर? सारे बच्चों को पता है कि हर एग्ज़ामिनेशन के लिए एक आरटीपी और 2 एमटीपी आईसीआई अपलोड करता है। आरटीपी मैं आपको दे चुका हूँ और ये हमारा एमटीपी 1 है। फिर इसके बाद एमटीपी 2 भी आएगा, जब आएगा शेयर कर दूंगा। अभी एमटीपी 1 आया हमारा, और ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 मार्च 2023 सीरीज़ है। अगली सीरीज़ शायद अप्रैल में होगी, जब अप्रैल में आएगी शेयर कर दूंगा। हर अटेम्प्ट में ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं है कि मैंने आरटीपी एमटीपी डिस्कस ना किए हों, तो इस बार भी क्यों छोड़ने हमने। और इसमें मैं अभी मॉक टेस्ट पेपर आपको कवर करके दे रहा हूँ बेटे। सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग, फिर एग्जैक्टली इसके बाद ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग, वो शेयर करके दूंगा। अभी मैं जो मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाला हूँ ये है इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग के लिए। सारे बच्चों को पता है कि आरटीपी में होते हैं 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स में से, और वो होता है रिविजनरी टेस्ट पेपर, रिवीजन पर्पज से बनाया जाता है। मॉक टेस्ट पेपर आपका जस्ट लाइक फाइनल एग्जाम्स होता है, ताकि बच्चे को पेपर में जाने से डर ना लगे। तो मॉक टेस्ट पेपर इसलिए लिए जाते हैं। 15 मार्च को इन्होंने पेपर लिया आपसे। चलें बेटे आगे। 15 मार्च को लिया था, इसलिए मार्च 23 सीरीज़ है, मैं शेयर कर रहा हूँ जिसको। और अगर ये फाइनल एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट पेपर है, तो सीधी सी बात है, वही 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 5 करने होंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। पेपर का पैटर्न पता नहीं कितनी बार हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी है जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, और फिर आपने 5 में से 4 करने होते हैं। 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आपके। 80 मार्क्स का पेपर ये रहा, 20 मार्क्स का कंपलसरी है, 100 मार्क्स का पेपर है। एक क्वेश्चन की चॉइस आपको यहाँ मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, फिर 5 में से 4 करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जनाब, 6 में से कितने करने होते हैं? 5 5 5। पहला कंपलसरी होता है, और पहला क्वेश्चन होता भी एएस में से, ये भी पता है आपको। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, और चारों के चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होंगे। ये बात भी आपको पता है। हमने पेपर का पैटर्न पता नहीं क्लास में कितनी बार डिस्कस किया होगा, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को। अच्छा जी, अब बच्चे के दिमाग में बात, जिंदल सर मॉक टेस्ट पेपर में कुछ नया है क्या? तो जिस बच्चे ने एमटीपी दिया होगा आईसीआई को, जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट किया होगा, उसने देखा होगा इसको, उसको लगा होगा एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नया नहीं है, सारे क्वेश्चन पुराने हैं। सारे क्वेश्चन क्या हैं? पुराने हैं। तो मैं एक बार आपकी नज़र से निकलवा देता हूँ। जो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में कट कॉपी पेस्ट पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं उसको दोबारा सॉल्व करवाने में मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट कराऊं बेटे। एग्जामिनेशन का टाइम है, आपका एक एक मिनट कीमती है, मैं क्यों वेस्ट करूं। तो जहां क्वेश्चन सेम दिखा, क्लास बुक का क्वेश्चन डाल के मैं आगे बढ़ गया। जहां मुझे लगा थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए, वहीं रुकूंगा। और मात्र 1 या 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ, बाकी सब पुराने हैं। मुश्किल से 20 या 25 मिनट की 20 से 25 मिनट की एमटीपी होगी आपकी। 20 से 25 मिनट हार्डली लगेंगे मुझे, और मैं जय श्री राम बोल के चला जाऊंगा। यानी हमारी जो क्लास की कवरेज है वो मोर देन इनफ है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा जी, मैं शुरू करता हूं। लो जी, पहला क्वेश्चन एएस में से, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ये इन्होंने पूछा जी AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो आप एक्सपर्ट हैं, इतने क्वेश्चंस किए हैं हमने। क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड एज पर AS3 फॉर द ईयर दिस। कौन से साल के लिए कैश फ्लो बनानी है? 31 मार्च 22 के लिए बनानी है। कंपनी का नाम क्या है? गगन लिमिटेड।
तो अगर हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएं, प्लीज़ नोट मत करना, सिर्फ समझो, देखो और चलो आगे। हम बनाते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर गगन लिमिटेड, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग। वो प्रेजेंटेशन आपको आती है, आप कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 22। प्रेजेंटेशन का टैग। हमारा काम क्या है, मेरा तो सिर्फ फंडा है आपको बात समझाना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये डॉक्टरों वाली भाषा है, पेपर में नहीं चलेगी। ऊपर पहले पूरा टैग डालो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 22। फिर यहाँ पूरा लिखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये जो शॉर्टकट हैं ये सिर्फ इसलिए ताकि 5-10 मिनट में पॉइंट फटाफट से डिस्कस कर सकूं। ये प्रेजेंटेशन पेपर में दे के आओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। गलती से भी ये प्रेजेंटेशन पेपर में मत दे के आना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रवीण जिंदल को अलाउड है। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर नहीं देने, पेपर आपको देने हैं। मैं तो पेपर दे चुका, सीए बन चुका, मेरा तो काम खत्म। पेपर आपने देने हैं, प्रेजेंटेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्लास में हमने सब कुछ सीखा हुआ है, मैं तो सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जी। सबसे पहली बात, आपको डिबेंचर्स के बारे में बताया जा रहा है। डिबेंचर कब इशू हुए हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये न्यू इशू नहीं है। ये आपको बैलेंस बता रहे हैं 1/4/2021 को, ये एज ऑन है। एज ऑन जब लिखा होता है ना तो ये बैलेंस होता है। देखो, पढ़ने से कंफ्यूजन क्या आती है कि डिबेंचर इशूड की बात कर रहा है कि 1,10,000 के इशू हुए हैं और क्लोजिंग तक आते आते रिडीम हो गए। नहीं, एज ऑन का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, और अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये पुराने इशू कर रखे हैं, करंट ईयर में इशू नहीं है। एज ऑन की वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ क्या देखना है, 1,10,000 का ओपनिंग बैलेंस है और 77,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 33,000 बनता है। ये रिडम्पशन की बात कर रहा है क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस कम हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस आपका 1,10 है, क्लोजिंग बैलेंस 77 है। आपका ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो रहा है, और अगर ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है तो रिडम्पशन है। क्लोजिंग बढ़ जाता तो इश्यू मान लेते। तो इस वर्ड को आप ये मत सोच लेना कि इसी साल इश्यू हो रहे हैं, इसी साल रिडीम हो रहे हैं। ना ना ना, एज ऑन का मतलब ओपनिंग बैलेंस बता रहा आपको, करंट ईयर में इश्यू मत मान लेना कहीं। आपको रिडम्पशन की फिगर निकालनी है 33,000 रुपीज़। फिर हमें क्वेश्चन कहता है डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं 5% एट द एंड ऑफ ईयर। लो कर लो बात, मैंने इसमें 5% और ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 33,000 प्लस 5%, 34650। और क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि ये जो प्रीमियम है इसको इन्होंने कहाँ से चार्ज किया था, P&L से। नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे। तो अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 33,000 रुपीज़, 33,000 रुपीज़ प्लस 5%, तो 34650। और मैं ऊपर लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा नेट प्रॉफिट, मुझे पता नहीं अभी, पर मैं इसमें ऐड कर दूँगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 33,000 का 5% 1,650, क्योंकि एक आइटम एक ही जगह लेस हो सकता है। फाइनेंसिंग में प्रीमियम लेस कर रहे हो, नेट प्रॉफिट में चार्ज हो क्या है, ऐड बैक करो। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स का रिडम्पशन हुआ कब है? डिबेंचर्स को रिडीम किया गया है एट द एंड ऑफ ईयर। अगर डिबेंचर्स को साल के आखिरी दिन रिडीम करेंगे तो फिर ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा आपको। 1,10,000 रुपये का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 10% इसका रेट है, तो मेरा इंटरेस्ट बनता है 11,000 रुपये। इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग में ऐड बैक करते हैं, फाइनेंसिंग में लेस करते हैं। तो ऐड बैक तो मैं 11,000 करूँगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे मेरा 11,000 रुपये P&L में डाला होगा मैंने।
एक 10 का 10%, लेकिन मुझे पेमेंट निकालनी पड़ेगी। अनपेड इंटरेस्ट बता रहा है डिबेंचर्स का। अनपेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ओपनिंग है 275 और क्लोजिंग है 1175। एक वर्किंग नोट बनेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। इसका ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग है 275, क्लोजिंग है 1175। टू कैश बाय पी एंडल, कितना पी एंडल? 11,000। पेमेंट निकाल लो। इस तरह के वर्किंग नोट सिंगल एंट्री में पता नहीं कितने बनाए हैं हमने। 1175, तो ये आ गया 10,100 बैलेंसिंग फिगर। ये एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाया हमने। एक्सपेंस पे करने की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस टू कैश। और पी एंडल के लिए पी एंडल टू एक्सपेंस। तो यहाँ लिख दिया बाय पी एंडल। सिंगल एंट्री का अकाउंट बना के पेमेंट निकाल ली। तो करना क्या है? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। पी एंडल में वो ऐड बैक करते हैं जो पी एंडल से चार्ज हुआ है, और फाइनेंसिंग में वो लिखेंगे जो एक्चुअली पे हुआ है। ये बात कोई नई नहीं है, पता नहीं क्लास में कितने क्वेश्चंस में की है हमने। हम अपने एक्रूअल बेसिस को कैश बेसिस में कन्वर्ट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट से वो हटाओ जो एक्रूअल बेसिस पे लिखा हुआ है, और आप वो लिखो जो कैश में जा रहा है आपका। अब आपका जो एक्रूअल बेस है कैश बेस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, और क्या बता रहा है क्वेश्चन? कोई डेटर्स हैं जी 36,000 रुपये के, इनको राइट ऑफ किया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट। मुझे बताओ, डेटर्स को राइट ऑफ करने का मतलब क्या मानते हैं हम? बैड डेट्स। बताओ, बैड डेट्स को क्या पी एंड एल में डाला इन्होंने? नहीं सर। कहाँ से राइट ऑफ किया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। हमने क्या लेना है? अगर कोई चीज़ नेट प्रॉफिट में जाएगी तभी तो उसका इम्पैक्ट लेंगे। तो हम वैसे भी डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देखते ही नहीं है, क्योंकि डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज इन डेटर्स डिक्रीज इन डेटर्स में आ जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज इन प्रोविजन डिक्रीज इन प्रोविजन में अपने आप आ जाता है, और वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं उसको हम। तो ये पॉइंट मैंने कहाँ बता रखा है? क्वेश्चन नंबर 18 में। आप क्लास बुक खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पॉइंट है ये। वहाँ समझाया था एक कॉन्सेप्ट बना के कि डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी हो इग्नोर करते हैं। लो, इग्नोर कर दिया मैंने। अगर आपको डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो, वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा हो, उसका ओपनिंग क्लोजिंग वो भी वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। तो जब आप ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले रहे हैं तो सारी एंट्रीज अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट है ही नहीं। फिर मैं आ रहा हूँ जी 10% बॉन्ड्स, किस चीज़ पे? इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग भी सेम है, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग भी सेम है। जब ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, ना खरीदी ना बेची, ना खरीदी ना बेची, इन्वेस्टिंग में कुछ आना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको क्लोजिंग बता रहा है 10,500। 10,500 एक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग बता रहा है 3.5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसका 10% आपको इनकम मिलेगी 35,000। 10,500 आपको मिला नहीं। 10,500 क्यों नहीं मिला आपको? 10,500 आपका क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है। तो जो एक्रूड है वो मिला नहीं, तो आपको फिर इंटरेस्ट मिला कितना? 24,500 मिला। तो आपको अच्छी तरह से पता है इन्वेस्टमेंट इनकम ऊपर से लेस करते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। पी एंड एल से वो लेस करो जो आपने पी एंड एल में लिखी है एक्रूअल बेसिस पे, और इन्वेस्टिंग में वो लिखो जो एक्चुअल में रिसीव हुई है आपको। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये था जी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जनाब। इसमें एक पॉइंट में गलती होने के चांसेस हैं, सिर्फ एक पॉइंट में, कि डिबेंचर इशूड वर्ड पढ़ के हमें लगता है कि करंट ईयर में इशू हुआ, करंट ईयर में रिडीम हो रहा है। नहीं, यहाँ पे वर्ड है एज ऑन। एज ऑन का मतलब इन्होंने जो इशू किए हैं वो पुराने कभी किसी टाइम पे किए होंगे, क्योंकि 2021 जो हमारा ओपनिंग डेट है उस पर तो आपको ओपनिंग बैलेंस बता रहा है ये। तो जब ओपनिंग बैलेंस है तो पीछे से बैलेंस चलता आ रहा है, तो इशू नहीं मानना, सिर्फ रिडम्पशन निकालना था। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है जी, कुछ है ही नहीं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। और अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं, ये देखो आंसर जी इसका।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये पहले टाइटल हो गया जी, जो मैं आपको बता रहा था टाइटल, फिर वो हेडिंग हो गए। नेट प्रॉफिट तो हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। प्रीमियम ऐड बैक कर दिया, इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया, इनकम लेस कर दी, इनकम रिसीव्ड यहाँ लिख दी, इंटरेस्ट पेड लिख दिया, रिडम्पशन लिख दिया। गिनती के 5-4 आइटम है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। हमारे जी इसके बी पॉइंट में आप इस क्वेश्चन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कह सकते हैं। AS 12 का क्वेश्चन है, ग्रांट का क्वेश्चन है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। 20 लाख की मशीन खरीदी गई है, 20 लाख की मशीन खरीदी है, कब? 1/4/17 को खरीदी है। बहुत बढ़िया। इसकी यूज़फुल लाइफ क्या है? 5 साल। अगर 20 लाख की आपकी एसेट हो, 5 साल की इसकी लाइफ हो, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 4 लाख। 4 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। द कंपनी हैड अप्लाइड ऑन 1/4/17 फॉर अ सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट। अभी अप्लाई किया है, ग्रांट अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, आएगी नहीं आएगी पता नहीं। तो 20 लाख रुपए का जो हमारा 80% बनता है वो बनता है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए ये ग्रांट है हमारी, 16 लाख रुपए की ग्रांट है हमारी। पर मैं ग्रांट को अभी तो माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ग्रांट की कंफर्मेशन नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है जी, द सैंक्शन लेटर फॉर सब्सिडी वाज रिसीव्ड इन नवंबर 20। 17-18 निकल गया, 18-19 निकल गया, 19-20 निकल गया। 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल तो पूरे निकल ही गए। अगर 3 साल निकल गए तो 4 लाख इंटू 3, 12 लाख का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हैं। अगर 20 लाख की आपकी एसेट हो, 12 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया तो आपके पास 1/4/20 को 8 लाख रुपए की एसेट पड़ी है बस। लेकिन आपका लेटर आ गया इस साल और वो भी 16 लाख का। मुझे एक चीज़ बताओ, किताबों में एसेट कितने की पड़ी है? 8 लाख की। ग्रांट कितने की आ गई? 16 लाख की। ये तो माइनस चला गया। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर आपकी एसेट डेप्रिशिएट हो चुकी हो और ग्रांट बाद में आए तो जितनी ग्रांट आप एडजस्ट कर सकते हो कर लो, बाकी P&L में क्रेडिट कर देना। तो अगर मेरे पास 8 लाख रुपए की वैल्यू पड़ी है, ग्रांट मेरी 16 लाख है, तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, फिर एंट्री पास करूंगा ग्रांट अकाउंट डेबिट टू FA टू P&L। 16 लाख की ग्रांट है, 8 लाख तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, उसके बाद मेरी एसेट जीरो हो जाएगी और बाकी फिर मेरे को P&L में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर्स में हायर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, क्योंकि ग्रांट तो मैंने एडजस्ट कर नहीं रखी। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में है। मैंने क्वेश्चन सारा समझा दिया आपको। देखो क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। मशीन की कॉस्ट है जी 20, डेप्रिसिएशन लग गया 3 साल का 12, एसेट 8 की है, फिर ग्रांट आ गई 16 लाख की और बैलेंस नेगेटिव चला गया 8 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ शुड द कंपनी डील दिस। एसेट अकाउंट नेगेटिव थोड़ा ना शो करेंगे। आप क्या करोगे? 8 लाख माइनस 8 लाख 0, और जो एक्सेस अमाउंट है वो P&L में चली जाएगी आपकी एज एन इनकम। और एक और बात, जब आपकी एसेट का बैलेंस 0 हो गया है तो फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो 20, 21, 21, 22 कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसेट आपकी 0 हो चुकी है। और मैंने क्लास में क्या बताया था AS 12 में कि ग्रांट की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे करते हैं, जब ग्रांट आ जाती है उसी टाइम पे एडजस्ट करते हैं। तो आपने अप्लाई किया था 3 साल पहले, सरकारी काम है, टाइम लग जाते हैं, 3 साल तक आप डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज करते रहे, तुरंत उसके बाद ग्रांट आ गई, पर आपके पास अब एसेट डेप्रिशिएट हो चुकी है, आपकी बुक वैल्यू कम है, ग्रांट ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, जितना एडजस्ट हो सकता है कर लो, बाकी P&L में डाल देना। क्या क्या दिक्कत है? क्या हमने ये बात क्लास में डिस्कस नहीं कर रखी? नया पॉइंट थोड़ा ना कोई। डेप्रिशिएबल एसेट की ग्रांट है, सब एग्जाम्पल लिए हुए हैं सर क्लास में। लो जी, ये रहा इसका आंसर 2 लाइनों का। ये कहते हैं
फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज कंपनी हैज डिडक्टेड ग्रांट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर अकाउंटिंग ऑफ ग्रांट्स। वो तो पता ही है जी, ग्रांट आएगी तो एसेट में माइनस करेंगे क्योंकि ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट है। ये कोई कहने वाली बात थोड़ा ना है। हमने तो क्लास में पहले ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल केस बनाए, डेप्रिशिएबल में फिर 2 केस बनाए थे, नेट मेथड, ग्रॉस मेथड सब पढ़ा हुआ है। नेट मेथड को हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन मेथड और ग्रॉस मेथड को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन मेथड। मैं रिवाइज नहीं करा रहा, रिविजनरी वीडियोस आपको दे रखे हैं। अकॉर्डिंगली आउट ऑफ द 16 lakhs that has been received, 8 lakhs being the balance in machinery should be credited to the machinery account। 8 लाख रुपए मशीन अकाउंट में आप एडजस्ट कर लो। The balance 8 lakh rupees may be credited to P&L since already the cost of asset to the tune 12 lakh had been depreciated। 12 लाख रुपए आप डेप्रिशिएट कर चुके हैं, 8 लाख बचे हुए हैं, वो आप सेट ऑफ कर लो, बाकी P&L में डाल दो। एक और बात, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन इन द फ्यूचर। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ये क्वेश्चन है जी, बताओ। सिर्फ इतना बताना था, 8 इधर 8 उधर। लो जी, सी पॉइंट, ये तो क्लास बुक का डिट्टो क्वेश्चन है जी, फिगर्स भी नहीं बदली इन्होंने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है जी, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है सारी। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है जी, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है जी। अब तो क्लास बुक ही खेलेंगे हम। फिर इसका डी पॉइंट है जी, ये भी AS2 का क्वेश्चन है जी। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 53 है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ खास है नहीं इसमें। ये नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज के लिए प्रोविज़न बनाना चाहते हैं। अगर कोई स्टॉक नॉन मूविंग है, मतलब बिक नहीं रहा, तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसका प्रोविज़न बनाना है। बेस्ड ऑन लास्ट 12 months अप टू 31 March 20, ये क्या करते हैं, 31 मार्च 21 तक अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। 31 मार्च 2021 तक इन्होंने जो भी प्रोविज़न बनाया अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया। तो इनके स्टॉक में जो ऑब्सोलेंस निकलता था उसका इनको एक्सपीरियंस था कि कितना माल ख़राब हो जाता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोविज़न बनाते रहते थे। लेकिन अब क्या होगा, द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द March 22 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। लेकिन कंपनी अब अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बंद करके टेक्निकल इवैल्यूएशन पे शिफ्ट होना चाहती है। तो अगर मैं देखूं, मैं अपना प्रोविज़न एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं तो 3.5 लाख है, और अगर मैं प्रोविज़न टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से देखूं तो 2.5 लाख है। तो अगर मैं प्रोविज़न 2.5 लाख का बनाता हूं तो प्रोविज़न कम बनेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 1 लाख से, क्योंकि अगर मैं पिछले वाली पॉलिसी को यूज़ करता तो 3.5 लाख होती, अब यूज़ करूँगा तो 2.5 लाख है, लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो कहते हैं कि क्या ये चेंज इन पॉलिसी है? आंसर इज नो। वैसे ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का है, मैं AS5 में कराता हूँ, AS2 का नहीं है, इन्होंने गलती से दे दिया आपको, लेकिन मैंने भी क्लास बुक में रखा हुआ है, AS2 में भी रखा हुआ है, AS5 में भी रखा हुआ है। इसको मुझे पता है इनका ये क्या करते हैं। इन्होंने पूछा क्या जी ये चेंज इन पॉलिसी? आंसर इज नो। चेंज इन पॉलिसी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोविज़न आप पहले भी बना रहे थे, प्रोविज़न आप अभी भी बना रहे हो, इंफॉर्मेशन का बेस चेंज हुआ है। पहले आप एस्टिमेट करते थे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब आप एस्टिमेट करते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से। तो सिर्फ चेंज इन एस्टिमेशन है, इंफॉर्मेशन का बेस आपने चेंज किया है। चेंज इन पॉलिसी उसको कहते हैं कि पहले हम कुछ और करते थे, पहले मैं अकाउंटिंग करता था फीफो के हिसाब से, अब लगा दिया वेटेड एवरेज। ना, प्रोविज़न पहले भी बनता था, प्रोविज़न अभी भी बनता है, इंफॉर्मेशन का बेस चेंज किया, तो इसको हम चेंज इन एस्टिमेशन मानेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैन दी कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? यस, कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। आपको मैंने AS10 कराया ग्रुप 1 के अंदर, उसमें SLM से WDV, WDV से SLM को क्या बोलते हैं? चेंज इन एस्टिमेशन।
क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले भी लग रहा है, डेप्रिसिएशन अब भी लग रहा है, मेथड चेंज हो रहा है सिर्फ, तो उसको चेंज इन एस्टिमेशन ही बोल रहा है। कोई नया काम, जब कोई नया चीज़ करते हैं ना, वो पॉलिसी होती है आपकी। तो पेपर में सिर्फ ये लिखना था कि द गिवन कंपनी वाज क्रिएटिंग प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बट इट इज शिफ्टिंग टू द टेक्निकल इवैल्यूएशन बेसिस, सो there is no change in policy and it should be classified as change in estimate and company can change the method। बस छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 53 है जी क्लास बुक का, AS2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्लास बुक में पड़ा क्वेश्चन, डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2A, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, क्लास बुक का जी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज कर दिया। हमारी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें नाम है सुंदर, शायद आपको याद हो, एक सुंदर था, एक मिस्टर सिंह था, दो क्वेश्चन एक जैसे थे, ये वो क्वेश्चन है आपका। डिट्टो सेम, कट कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास बुक, बी, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम क्लास बुक का जी ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन वही है, एबनॉर्मल गुड्स वाला। इसमें दो कॉलम्स बनेंगे, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स। वही रिटर्न ऑफ, पहले राइट ऑफ को ऐड बैक करेंगे, पिछले साल में नॉर्मल जीपी रेशियो निकालेंगे, फिर करंट ईयर में दो कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल, वो सारी कैलकुलेशन पता नहीं कितनी बार क्लास में की हुई है। डिट्टो क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो वही रिटर्न ऑफ वाला पार्ट है। इसमें 5,000 राइट ऑफ कर दिए थे जी सर्टेन स्टॉक पे, पुअर सेलिंग लाइन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा क्लास बुक का, करवाया हुआ है, नहीं करोगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A ब्रांच अकाउंट्स का, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 33 है जी। क्लास बुक खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है और इसमें तो फिगर्स भी चेंज नहीं किए, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन। ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाना है, ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है। क्लास बुक खोलें, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, इंडिपेंडेंट ब्रांच में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। कुछ नया नहीं है मेरे पास बताने को, इसका सॉल्यूशन आपकी क्लास कॉपी में है ही। लो जी, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और ये वही है क्रॉस ट्रांसफर वाला, A to B, B to A। दो तरह के गुड्स, एक परचेज्ड गुड्स, एक फिनिश्ड गुड्स। और परचेज गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर होते हैं, फिनिश्ड गुड्स सेलिंग प्राइस पे, इसलिए स्टॉक रिजर्व सिर्फ फिनिश्ड गुड्स पे निकलेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्लास बुक क्वेश्चन नंबर 1, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन। कुछ नहीं करना जी, नहीं करोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट पेपर दिया होगा वो तो गदगद होके आया होगा, अरे सर मज़ा आ गया, कुछ था ही नहीं। 4A सिंगल एंट्री सिस्टम, लक्की वाला क्वेश्चन है जी, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2, कट कॉपी पेस्ट। और ये क्वेश्चन दो बार है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 29 भी यही है, 2 and 29 डिट्टो सेम, कट कॉपी पेस्ट। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2, नाम भी नहीं बदला इस बार, तो लक्की का लक्की है, पहले तो सुंदर का नाम बदल के कुछ और कर दिया था, सुंदर का संकेत कर दिया था, लेकिन लक्की का तो लक्की नाम ही है जी, नाम भी नहीं बदला। बी पार्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है जी और ये है क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6, कट कॉपी पेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्लास बुक क्वेश्चन नंबर 6। 5A, 5A5A
किस चीज़ का क्वेश्चन है? कहते हैं जी कैश फ्लो बनाओ। क्या बनाना है? कैश फ्लो। आओ कैश फ्लो बना लेते हैं। क्या दिक्कत है? कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। रफ में टैली करा देता हूँ बेटे आपको ना, फॉर्मेट आपको पता है कैसे बनाना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ पीबीटी कितने हैं? अगर किसी क्वेश्चन में आपको पीबीटी दे रखा हो, हम पीबीटी से शुरू कर सकते हैं। और जब हम क्वेश्चन पीबीटी से शुरू करेंगे तो प्रोविज़न फॉर टैक्स को भी ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लेता हूँ पीएटी, फिर तो मुझे प्रोविज़न फॉर टैक्स 3,000 रुपये का ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ पीबीटी से तो इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स ऑलरेडी आपका एडेड बैक है, तो जो चीज़ माइनस ही नहीं हुई उसको ऐड बैक क्यों करेंगे हम? तो मैं पीबीटी से क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ। ये लो पीबीटी लिख दिया मैंने 8,000। चलें आगे। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,000 है। बिल्डिंग अकाउंट में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। कैश फ्लो में मैक्सिमम उल्टे दे रखे होते हैं। 20,000 का 19,000 रह गया। क्या बिल्डिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? डिफरेंस तो मैच हो रहा है, 1,000 रुपये का डिफरेंस है, तो हम लिख देंगे इसमें डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट आपको पता है, आप बना लेना प्लीज़। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, ऐड बैक करेंगे। फॉर्मेट आपके ऊपर है, आप बना लेना, क्लास में बनाया हुआ है, मैं सिर्फ टैली करवा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बता रहे हैं? 2,000 है जी। फर्नीचर अकाउंट हमें बनाना चाहिए क्योंकि बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो मैंने बनाया फर्नीचर अकाउंट। क्लास में प्रॉपर वर्किंग नोट की नंबरिंग देते हैं, फिर वर्किंग नोट की रेफरेंस देते हैं कैश फ्लो के अंदर। सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन आता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे टैली करा रहा हूँ ये आपको। 22,000, 34,000, डेप्रिसिएशन 2,000। कोई और एंट्री आएगी तो डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, लिख दिया जी। और चलो आगे। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी डेप्रिसिएशन ऑन कार्स 5,000 रुपीज़। कार्स, तीसरी एसेट कार भी है, लो कार अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितने? 16,000। क्लोजिंग कितने? 25,000। 16,000, 25,000 बाय डेप्रिसिएशन 5,000। मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 5,000। डेप्रिसिएशन ऑन कार 5,000। है कोई मुश्किल? नोटिंग नहीं करनी, बस देखते चलो, आपको आता है सब कुछ है, सब कुछ आता है, कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते चलो। हाँ ठीक हो रहा है सब कुछ। 1 car was disposed of during the year for ₹3,400 whose written down value is 2,000। 2,000 रुपये की कार हमने 3400 में बेच दी। अगर 2,000 की कार 3400 में बिकेगी तो कितने का प्रॉफिट? 1,400 रुपये का प्रॉफिट। मुश्किल काम है? नहीं सर, लिखो बाय बैंक 3400 पी एंडल 1,400, 3400, 2,000, ठीक है। 3400 में बेच दिया, 1,400 का प्रॉफिट पी एंडल में भेज दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, प्रेजेंटेशन सबको पता है, ऐसे नहीं करते हम। यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ कार 3,400। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा गया है 6,000 में, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है 10,000 रुपये का, कॉस्ट कितनी है? 2,000। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लेना चाहिए। लो जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 28 और 32। 28 का ओपनिंग है, 32 का क्लोजिंग है।
टू बैंक कितने के खरीदी हैं? 6,000 की। बाय बैंक 10,000। पी एंड एल 8,000। दो 2,000 की इन्वेस्टमेंट 10 में बेचेंगे तो 8,000 का प्रॉफिट तो होगा। टोटल मारो इसका 42, टोटल मारा 42, 14 रुपये टैली हो गया। अच्छा लिखो यहाँ पे, नोटिंग नहीं करनी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा 6,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा? 10,000, तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे हम। प्रॉफिट को यहाँ से माइनस करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 8,000। फिर क्वेश्चन कहता है जी, डिविडेंड पेबल 31 मार्च 21 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड देखो कहाँ है, ये रहा डिविडेंड पेबल। पिछले साल वाला बताओ कितना है? 2,000। ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर क्यों करेंगे? करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है। जब क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन होता है तो हम एक तो रिजर्व्स को नहीं देखते, एक प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते, हम प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते हम, और एक डिविडेंड पेबल करंट ईयर का भी नहीं देखते हम, है ना। सिर्फ ये लिखना आपने, यहाँ लिखेंगे डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर। अब ऐसे मत करो यार, क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। नेट प्रॉफिट गिवन है तो अलग केस है, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो अलग केस है। एडिशनल सारा हो गया। लगाओ जी फर्नीचर का टोटल 36, तो 14,000 की परचेज आ गई। ठीक है, इसका लगाओ टोटल 25 और 5 30, 30 30 30 33,400, 33,400। सोलह 16,000 की इसकी परचेज आ गई। एक 14,000 है, एक 16,000 है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ फर्नीचर 14,000। अकाउंट क्लोज कर दिए, बस हो गया क्वेश्चन। लो इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000 की कैपिटल 1,20 हो गई है तो 20,000 का इशू मान लेंगे। अरे ये कहाँ लिख दिया फर्नीचर, ये कहाँ लिख दिया, ये तो ऊपर लिखने थे। इश्यू ऑफ ESC 20,000, यहाँ लिखो। परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये 16,000 की परचेज आई है, ये 14,000 की परचेज आई है, कैपिटल 20,000 हो गई है। और क्या रह गया? करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स बता रहे हैं जी। बताओ ट्रेड पेबल्स कितना है? 5,000 का 8,000, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 3,000 ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो ऐड कर देते हैं। क्या रह गया? और इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल करंट ईयर वाला तो इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि पीबीटी से शुरू किया है, और अगर पीबीटी से शुरू करेंगे तो प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं चाहिए, पिछले साल वाला पे करवाओ। यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड। सबको पता है ये लास्ट आइटम होती है, जो टैक्स पेड है बिल्कुल लास्ट में आता है ये। मैं प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं कर रहा। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 6,000 का इंक्रीज़ है, डेटर्स 2,000 का इंक्रीज़ है, इंक्रीज इन स्टॉक 6,000 रुपये लेस कर देंगे, इंक्रीज इन डेटर्स 2,000 रुपये लेस कर देंगे। क्वेश्चन ख़त्म है, लगाओ टोटल। बताओ जी प्रॉफिट कितना है? 8,000, फिर 1,000, फिर 2,000, फिर 5,000, माइनस 1,400, माइनस 8,000, फिर प्लस करेंगे 3,000,
फिर माइनस करेंगे 2000, फिर माइनस करेंगे 8000, 400 नेगेटिव। इसका लगाओ जी टोटल 3400, 10,000, माइनस करेंगे 6000, माइनस 16,000, माइनस 14,000, 22,600 नेगेटिव 23, तो ये हो जाएगा 18 पॉजिटिव। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ जी कितना है? 12 और 17, अच्छा 423 और 5 नेगेटिव। ओपनिंग बताओ कितना है? 17, क्लोजिंग कितना है? 12, कैश फ्लो टैली हो गई। ये क्वेश्चन है बेटे। ये पता मैंने क्यों कराया है? ताकि आपको ये ना लगे सर बस लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। ये मुझे डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिला, कॉन्सेप्ट मिल गया। हमारी बुक में इतने आसान क्वेश्चन कहाँ हैं बताओ? चलो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 5 का बी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ये क्लास बुक का बेटे कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं आ गया 6 के ए पार्ट में। 6 का ए, ये क्वेश्चन AS 10 का है और आपको कह रहा है कॉस्ट निकालो जी। कहते बताओ कौन कौन सी कॉस्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं एज पर AS 10। लो कर लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लांट, टिक। डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, टिक। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, टिक। कंसल्टेंट यूज्ड, टिक। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, टिक। ऑपरेटिंग लॉस नहीं लेते। अब यहाँ पे बात आती है कॉन्सेप्ट की। जब मैंने क्लास में AS 10 कराया था आपको PPE का, तो सबसे पहले परचेज बाय कैश बताया था। वैसे तो परचेज के कई मुद्दे पढ़े थे हमने, बाय कैश, बाय एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, फिर हायर परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। एसेट्स को खरीदने के बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस करे थे। ये उसमें से एक है परचेज बाय कैश। इसका एक फॉर्मेट बनाया था। परचेज प्राइस लेंगे, परचेज प्राइस में टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड बैक करेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है। फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, ट्रायल रन कॉस्ट, कोई भी ऐसा खर्चा जो एक्विजिशन से रिलेटेड है, ट्रांजिट इंश्योरेंस, सब ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा माइनस करेंगे। अगर कोई ड्यूटी आपको या टैक्स वापस मिल जाएगा वो नहीं काउंट करेंगे। सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आती, पब्लिसिटी नहीं आती, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आते। ऑपरेटिंग लॉसेस का एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं अपना रेस्टोरेंट रेनोवेट करा रहा हूँ, मेरे पास 15 लोग काम करते हैं, 2 महीने लग गए रेनोवेशन में, उनको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ गई। वो घर बैठे हैं, मैं रेनोवेशन करा रहा हूँ, 2 महीने की तनख्वाह मेरे सर पे पड़ गई, काम हुआ नहीं, रेनोवेशन चल रहा है, उनकी सैलरी भी चल रही है। इस तरह के लॉसेस को आप कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं आपके। सारी बातें आपको क्लास में बताई हुई हैं, सिर्फ एक ऑपरेटिंग लॉस को छोड़ दो, बाकी सब अलाउड है। ये जो कंसल्टेंट है ये प्रोफेशनल फीस है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपको पता ही है। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया था, क्रूज का एग्जांपल दिया था, न्यूक्लियर का एग्जांपल दिया था। सारी बात आपको पता है। इसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलते हैं, डीकमीशनिंग कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिमूवल बोलते हैं, रिस्टोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। 4 नाम बताए थे आपको। करना क्या है? टोटली तो मारना है। ये लो 1 2 3 4 5। ऑपरेटिंग लॉस नॉट अलाउड। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मैं आपको दिखाऊं इसका आंसर, ये देखो। हंसना नहीं है, पेपर में आ जाए तो आप छोड़ के आओगे बताओ। ये लो 1 2 3 4 5। और ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट रिगार्डेड एज डायरेक्टली कॉस्ट, कैन नॉट बी कैपिटलाइज, दे शुड बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो चीज़ कैपिटलाइज नहीं होगी वो P&L में जाएगी। 6 का बी पार्ट, कंपनी फाइनल अकाउंट। वही इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन है।
कंपनी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख लेना। फिर इसका ऑल्टरनेटिव है जी हमारे पास, ये बोनस शेयर का क्वेश्चन है। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये भी 3 है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले शेयर्स को फुली पेड अप करना है, फिर बोनस देना है। पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस नहीं दिया जा सकता, वही क्वेश्चन है जी। ये लो, इनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, वो पार्टली पेड अप थे। पहले इन्होंने 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई है, सारे शेयर को फुली पेड अप किया, फिर बोनस इशू कर दिया। तो बोनस में सबसे पहले CRR यूज़ करना है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करना है, फिर GR करना है, फिर P&L करना है। ख़त्म हो गई बात, मैं नहीं रुकने वाला। मैं आ गया जी C पॉइंट में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का क्वेश्चन है, बोरोइंग कॉस्ट का। मैंने आपको कमेंसमेंट की बोरोइंग कॉस्ट में मैंने सबसे पहले आपको बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग बताया था, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। फिर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब बताया था, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए आप खर्च करते हैं तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, और अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है तो P&L में जाएगा। फिर मैंने आपको AS 16 में 3 कंडीशन बताई थी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट, कैपिटलाइजेशन शुरू कब करना है। आपके पास लोन है, आपके पास क्वालिफाइंग एसेट है, इतनी बात से बात नहीं चलेगी। आपको कमेंसमेंट के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहली, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, लोन लिया है तो एक्सपेंडिचर भी करो। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, notional interest cannot be capitalized, and activities should remain in continuation which are required for the completion। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैं क्या बोलूं मैं। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या पॉइंट आ गया, क्वेश्चन में इन्होंने नोशनल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया नालायकों ने, विच इज नॉट अलाउड एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 16। कैसे, मुझे एक बात बताओ, मेरा अगर लोन 150 करोड़ का है और मेरा ब्याज 10% है, तो 150 करोड़ का 10% कितना, 15 करोड़ आपने खर्च किया है, इससे ज्यादा तो कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता। 150 करोड़ का 10% 15 करोड़ एक्चुअल कॉस्ट है आपकी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक WCR निकाल लिया 13% का, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आपको निकालना आता है 13%, और इन्होंने उसको यूज करके 19.5 करोड़ का ब्याज कैपिटलाइज कर दिया नालायकों ने। 19.5 करोड़ का ब्याज तो कैपिटलाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ही 15 करोड़ का है, 4.5 करोड़ तो नोशनल आपने कैपिटलाइज कर दिए। गलत है। तो आपने पेपर में क्या लिखना है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 16 नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, ओनली एक्चुअल इंटरेस्ट that has been incurred during the period can be capitalized. In the given case, 15 crore rupees have been incurred by the company as an actual interest. So company, the treatment of company is completely wrong. 19.5 करोड़ हो ही नहीं सकते कैपिटलाइज, 15 करोड़ आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। और एक और बात, इन्होंने अपने टेम्परेरी फंड्स को इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाई है 1.5 करोड़ की, तो अब 15 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ 13.5 करोड़ रह गए हैं, ये कैन बी कैपिटलाइज्ड है। 15 करोड़ तो हम कर सकते हैं मैक्सिमम, 1.5 करोड़ आपकी इनकम है। क्लास में बताया था कि बोरिंग कॉस्ट में से पहले टेम्परेरी इनकम को माइनस करो, नेट बोरिंग कॉस्ट निकालो, इट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो 13.5 करोड़ आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, 19.5 कैसे कैपिटलाइज कर दिया आपने। द ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी इज कंप्लीटली रॉन्ग इन दिस केस। देखो कहाँ क्वेश्चन पूछा, नोशनल इंटरेस्ट पे पूछ लिया, तो सारी कंडीशन टच आपके। आमतौर पे क्वेश्चन क्या होता है, क्वालिफाइंग है कि नहीं है। अच्छा, सेसेशन पे पूछ लेते हैं, एक्टिविटीज़ पूरी हो गई हैं उसके बाद भी ब्याज का कैपिटलाइजेशन जारी है, हम गलती निकालते थे। सस्पेंशन पे पूछ लेते हैं, पर इसमें क्या पॉइंट लेके आए, नोशनल इंटरेस्ट का। अच्छा जी, ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताओ है। डी पॉइंट कहता है जी, व्हाट आर दी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं। गोइंग कंसर्न, आपको 3 अजम्पशन लिखवा रखी है ना, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी।
आपकी कॉपी में AS1 का क्वेश्चन आ गया। ये तीनों अजम्पशंस फंडामेंटल आपकी लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 1, विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेम एनी फोर यूज़र। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़र कौन होता है? पहली बात, इन्वेस्टर जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, लेंडर जो आपको लोन देते हैं, आपका सप्लायर जो माल देता है, आपका डेटर जो आपसे माल परचेज करता है। सप्लायर ये सोच के माल देता है कि पैसा मरेगा नहीं, आ जाएगा, और डेटर ये खरीद के सोच के माल खरीदता है कि मैं एक रेप्यूटेड कंपनी से ले रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ। कंपनी के इन्वेस्टर्स, कंपनी के लेंडर्स, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, पब्लिक, यूज़र तो बहुत सारे लोग होते हैं। टाटा कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है पता नहीं कौन कौन पढ़ता है उसको। अच्छा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये भी बताए हुए हैं आपको। पुराने आरटीपीज़ में ये डिस्कस किया हुआ है वैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, पुराने आरटीपीज़ में भी है। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक तो वो कंपेरेबल होना चाहिए पिछले साल से, और वो कंपेरेबल होना चाहिए इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर के स्टेटमेंट्स के साथ भी। अंडरस्टैंडेबल, वो समझ में आने वाला होना चाहिए। रेलेवेंट, जितनी चीज़ रेलेवेंट है वही शो होनी चाहिए। फेथफुल, विश्वास करने लायक होना चाहिए, कोई अनफेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स बताने की ज़रूरत है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये एलिमेंट्स होते हैं। ये देखो, यूज़र कौन कौन होता है जी? इन्वेस्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कंपेरेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। 13.5 करोड़ का इंटरेस्ट, एमटीपी खत्म, पैसा हजम, जय श्री राम। मेरे करवाने लायक कुछ था नहीं, फिर भी मैंने एएस के क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दिए सर। एमटीपी में कोई दम नहीं था, बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कर लेना बेटे आप, सेल्फ प्रैक्टिस हमेशा आपको इम्प्रूव करेगी। और ज़्यादा वीडियो मत देखा करो इन दिनों में, यूट्यूब से दूर रहा करो। देखना नहीं है, करना है। आज का स्टूडेंट सिर्फ देख रहा है, वॉचिंग चल रही है ऐसे, कभी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ स्टैंड करते हो। पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, खुद करो सारी चीज़ों को, तो कमियां पता लगेंगी आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल, बाय बाय।